सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। सो अभी तक हमने क्या क्या देख रखा। इंट्रोडक्शन देख लिया, गैल्वेनिक सेल देख लिया क्या होता है, फिर सॉल्ट ब्रिज, डैनियल सेल एंड सेल रिप्रेजेंटेशन, फिर लास्ट में हम लोग सेल रिएक्शन का कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। तो आज जो पढ़ने वाला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन अ मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो सबसे पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि डेवलप होता है मेटल इलेक्ट्रोड और उसी के आयोनिक सॉल्यूशन के बीच। फॉर एग्जांपल हमने देख रखा है ना, जब डैनियल सेल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक लोन वाला साइड था जिसमें हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड लिए थे और यहाँ पर हम लोग Zn जिंक सल्फेट रखे थे। तो देखो याद है क्या हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जमते गए थे, इसलिए इसको निगेटिव भी बोलते हैं ना। लोन का जो बताओ n है वो क्या है, वो निगेटिव है, सो दैट्स व्हाई इट इज निगेटिव। क्लियर है ना। अच्छा, Zn2+ जो है वो यहाँ पर पूरा भर जाता था। क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब प्लस है, ये पूरा सॉल्यूशन प्लस है या फिर पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रोड है वो निगेटिव है। तो माइनस और प्लस मतलब 2 चार्जेस हो गए ना। अब चाहे प्लस प्लस भी हो सकता है, बट माइनस प्लस हो गया। जहां पर 2 चार्जेस हो गए तो ऑब्वियस सा बात है क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, बिल्कुल होगा। एंड इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको ई से डिनोट करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना। दूसरा जो इसमें हम लोग पढ़े थे, एक राइट हैंड साइड वाला RRCP, उसमें हम लोग देखे थे हम लोग कि कॉपर का रॉड लिए थे और ये पूरा पॉजिटिव हो गया था। यहां पर क्या था, सल्फेट आयन थे जो कि निगेटिव हो गया। तो अगेन माइनस और प्लस के बीच भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर बात है ना। तो ये पहला पॉइंट को आप लोग लिख ले कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, तो इसको लिख लो। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि इट इज कैलकुलेटेड व्हेन द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन एंड एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो पहले इसको हम मिटाते हैं इस पॉइंट को एंड फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इट इज कैलकुलेटेड when the electrode is dipped into the solution and an equilibrium is established। इसका क्या मतलब है कि हम लोग देखे थे कि लोन वाला एक साइड था, अगेन हम लोग उस पे आते हैं। लोन वाला साइड था जिसमें ये जिंक का रॉड हुआ करता था और ये हमारा जिंक सल्फेट था। क्लियर बात है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपने मान लेते कि फॉर एग्जांपल बना ही लेते हैं डैनियल सेल, यहाँ पर क्या है, कॉपर का रॉड है, यहाँ पर क्या है, कॉपर का सल्फेट था। अगेन इसको हम लोग ज्वाइन किए थे ना, और यहाँ पर एमीटर लगाए थे, बट फिलहाल के लिए छोड़ दो। तो याद है लेफ्ट हैंड साइड क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था ना। तो क्या हुआ था कि जिंक जो था वो Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, Zn2+ यहाँ पर धीरे धीरे करके गिर रहा था। Zn2+ धीरे धीरे करके गिर रहा था और यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे। तो सोच के देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कभी कैलकुलेट होता है जब इलेक्ट्रोड बाय ऑब्वियसली डिप होगा तभी। अगर उसको तुम बाहर ही रखे रहोगे तो सॉल्यूशन में नहीं रखे रहोगे तो क्या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। दैट्स व्हाई ये डिप होना चाहिए जो सॉल्यूशन है उसमें, और दूसरा इक्विलिब्रियम उस समय इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। क्योंकि सोच के देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या था, ये थोड़ा सा पॉजिटिव था बिकॉज अभी Zn2+ थोड़ा सा गिरा हुआ है इसमें, और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब एक आधा है, ठीक है ना। अब सोच के देखो, जो Q1 का वैल्यू है और Q2 का वैल्यू है वो दोनों अभी कम है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का अपने को वैल्यू पता है ना, कि Q1 Q2/R। क्लियर है। सोच के देखो, जब Q1 एंड Q2 जब कम है तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा वो भी कम होगा। बट जैसे जैसे करके Zn2+ यहाँ पर गिरते जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बढ़ते जाएगा, Q1 एंड Q2 तो बढ़ जाएगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो एक फिक्स क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बता पाएंगे,
नहीं बता पाएंगे, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा क्या होने लगा था, मारा पीटी होने लगा था। सपोज किसी से हम पूछे कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में देखा कि अभी हम लोग डैनियल सेल को जैसे ही लगाए हैं, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने नापा वो मान लेते 0.2 वोल्ट था। एक दूसरा बंदा था जो कि थोड़ी देर बाद उसको नापा एंड उसको मिला 0.4 वोल्ट, फिर 0.6 वोल्ट, है ना। लोग आते गए, थोड़ी थोड़ी देर पे नापते गए, बिकॉज Q1 एंड Q2 तो बढ़ रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ने लगा था। बट क्या हम लोग एक फिक्स वैल्यू पे आ पा रहे थे? नहीं आ पा रहे थे। इसलिए हम लोग बोले कि काम करते हैं ना, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, दैट इज कि जब जब Zn2+ यहाँ गिर जाएगा और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम जाएगा, उस केस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे एंड उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड व्हेन द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड। ऑब्वियस सा बात है, जब वो सॉल्यूशन में रहेगा तभी तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापेंगे, बाहर ही रहेगा तो कहां से नापेंगे? वहां Zn और Zn2+ में थोड़ी कुछ टूटेगा। दैट्स व्हाई एंड into the solution and equilibrium is established। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब कि जितना Zn को Zn2+ में टूटना था टूट चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन को जितना छोड़ना था छोड़ चुका है, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्लियर है ना? अच्छा, सेम चीज तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन होता था, Cu जो था Cu2+ वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता था और Cu में कन्वर्ट हो जाता था, तो यहाँ से Cu2+ क्या जंप कर रहा था ना, जिससे सल्फेट आयन यहाँ पर बढ़ रहा था। तो बिल्कुल सेम फंडा रहेगा यहाँ पर भी, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये तभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वाले पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली कितने तरीके के होते हैं? सो 2 तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। सो नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो कि ऑक्सीडेशन वाले साइड होता है, एंड रिडक्शन पोटेंशियल वैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो कि रिडक्शन वाले साइड होता है। क्लियर बात है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हैं, तो हम लोग एक तो सबसे पहले ई लिखेंगे, उसके नीचे में सब स्क्रिप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? ओपी। ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है ना? ओपी काफी फेमस वर्ड है अभी। सो ठीक है, तो यहाँ पर ई ओपी जो है वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर बात है? ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जिंक है, जिंक क्या करता है? खुद को ऑक्सीडाइज करता है ना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। तो देखो, जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाएगा, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। बट गौर करना, इसका एक दूसरा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि क्वेश्चन आते रहता है, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देंगे थोड़ी देर में, आप लोग को होमवर्क भी और हम खुद भी कराएंगे। क्लियर है ना? देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सपोज मान लेते हैं कि जिंक से Zn2+ बना, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन छूट गया। सिमिलरली मान लेते हमारे पास कोई एक X था, जो X से मान लेते हैं अगेन X2+ बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन छूट जाता है। क्लियर बात है? अगर सपोज इस वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो EOP, ठीक है ना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट यहां पर लिख देते हैं उससे अच्छा कि जो EOP है जिंक से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का, सपोज वो दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर बात है? एंड X से X2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, EOP दिया हुआ है, वो दिया हुआ है प्लस 0.67 वोल्ट। क्लियर बात है? ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लिया हम। अब सोच के देखो, क्वेश्चन ये पूछता है कि दोनों में से खुद को ऑक्सीडाइज कौन करना चाहता है? गौर करना मेरी बात को, दोनों में से जिंक और एक्स में से खुद को ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन करना चाहता है? क्लियर बात है ना? तो देखोगे कि अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है प्लस 0.34 वोल्ट, इसका जो है वो है प्लस 0.67 वोल्ट। मतलब कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और दोनों ही जब पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों ही क्या ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है? बिल्कुल होना चाह रहा है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा चीज है कि इसका जो है वो प्लस 0.34 वोल्ट
तो अब हम लोग एक नोट सेक्शन देखने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लाइक टेम्परेचर हम लोग फिक्स कर दिए। स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि उस टेम्परेचर पर, उस प्रेशर पर और उस कॉन्सेंट्रेशन पर हम लोग कुछ कुछ बातें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिए। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि 298 केल्विन, है ना, 273 जोड़ दो। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है ना, अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और प्रेशर, अगर सपोज गैस है, गैस का इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, आगे देखना है हम लोग को शी में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, कि प्रेशर उस समय अगर हमारे पास गैसियस इलेक्ट्रोड है, उस केस में हम प्रेशर को सपोज 1 atm रख दिए या 1 बार रख दिए। क्लियर बात है ना, ये दोनों यूनिट है प्रेशर का, दोनों में क्या कर दिए कि भाई 1 atm रख दिए। क्लियर बात है। तो उस केस में हम लोग ई को या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे ई नॉट। ई नॉट का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सो स्टैंडर्ड कंडीशन को जैसे ही बोल दे, समझ लियो कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और प्रेशर जो है वो 1 atm या 1 बार है। क्लियर बात है ना। चलो अब जो यहां पर सोच के देखो कि इस वाले केस में स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा, ई नॉट ओपी। समझ में आया। अभी तक क्या ई ओपी पढ़े थे ना, तो वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन था, मतलब टेम्परेचर कुछ भी था। बट अब क्या, टेम्परेचर प्रेशर ये सारी चीजों को फिक्स जब कर दिए तो हम लोग ईओपी तो लिखेंगे बट ऊपर में नॉट लगा देंगे। ये नॉट शो करता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ में आ गया। और भाई रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्लियर बात है। तो इस चीज को थोड़ा गौर कर लेना और कॉपी में लिख लेना, जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल ही आप लोग भी वैसे ही लिख लेना। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बात है ना। तो क्या क्या चीजें हैं जो कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट है, उसको क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल फोन। क्लियर है। अच्छा और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है, यहाँ क्या ही बोले, बट ठीक है ना, ये सारी चीजें पता है अपने को। बट यहां पर क्या कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सो नंबर 1 जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। याद करो वो दिन जब हम लोग देखे थे यहां पर जिंक रॉड और हम लोग देखे थे, बताओ किसका सॉल्यूशन, ZnSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसका इलेक्ट्रोड उसी का सॉल्यूशन। तो याद करो वो दिन जब यहां पर Zn2+ एक्यूमुलेट होता था, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होता था। क्लियर बात है। अब सोच के देखो कि कॉन्सेंट्रेशन ही हम लोग बढ़ा दिए फॉर एग्जांपल, तो यहां पर Zn2+ क्या होगा, ज्यादा आएगा, जिससे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, जिससे कि क्या होगा, जब सोच के देखो Zn2+ ही बढ़ जाएगा, मतलब कि Q1 का वैल्यू तो बढ़ गया ना, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ जाएगा ना, जिससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बढ़ जाएगा ना। समझ में आ गया। सो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर क्या है कि एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शिफ्ट्स, चाहे बढ़ जाता है चाहे घट जाता है। तो देखो ये भी पॉइंट को आराम से एक हेडिंग डाल दो, पहला नंबर पॉइंट लिखो, अब हम लोग दूसरा और तीसरा ऐसे ही लिखते हैं। तो चलो जल्दी से लिखो। चलो हम लोग देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला पॉइंट हम लोग देख ले कि कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड करता है। दूसरा है कि टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है। बिकॉज कैसे टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस विद टेम्परेचर ड्यू टू चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड आयन मोबिलिटी। समझ में आया। मतलब कि ऐसा कुछ है कि सपोज तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो, अभी 25 था, फिर 27 डिग्री सेल्सियस, फिर 28, फिर 30, 40, 80, 90। अब जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो, होगा क्या चीज कि जो आयंस होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ज्यादा स्पीड में मूव करने लगेंगे, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा उनका। जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ा, अपने को पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। वाइब्रेशन बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा तो यहां पर v बढ़ चुका है, एंड सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। अब देखो जैसे ही क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण कि आयंस का मोबिलिटी बढ़ जाता है। अच्छा, आयंस का मोबिलिटी का क्या मतलब, हम पहले भी बता चुके हैं कि आयंस का मोबिलिटी का मतलब कि आयंस किस
स्पीड से मूव कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। सोच के देखो ना, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ चुका है, तो वेलोसिटी बढ़ चुका है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका है, जिससे कि क्या होगा, हमारा आयन का जो मोबिलिटी है, जो आयन्स होंगे वो स्पीड में फ्लो करेंगे, स्पीड में फ्लो करने लगेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन अगेन डिपेंड किस पे करता है, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो अफेक्ट किसको करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इसलिए टेम्परेचर भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया टेम्परेचर। तीसरा है नेचर ऑफ द मेटल और इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द मेटल एंड इलेक्ट्रोड्स। एग्जांपल, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट टेंडेंसीज टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब सोच के देखो, हर, अगर सपोज दो बंदा है या दो बंदी है या एक बंदा एक बंदी है, अगर सपोज ऐसा कुछ है कि अगर हम ग्रेस्पिंग पावर का बात करें, अगर हम बोले कि कौन ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, हम 2 मिनट बोल रहे हैं, कौन ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पा रहा है चीजों को, क्लियर है, कौन अच्छे से समझ पा रहा है चीजों को, तो दोनों का ऑब्वियस सा बात है ना कि दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर बात है ना, कोई ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, कोई कम अच्छे से समझ पाएगा। तो वैसे ही जो मेटल्स होते हैं वो उनका अलग अलग टेंडेंसीज होगा, कोई आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कोई उतना आराम से नहीं कर पाएगा, कोई आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा, कोई उतना आसान से क्या इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख दिए कि नेचर ऑफ द मेटल्स और इलेक्ट्रोड्स, दैट इज एग्जांपल, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट टेंडेंसीज टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है। थोड़ी देर पहले हम लोग जिंक और एक एक्स का हम लोग एग्जांपल लिए थे, बताए थे कि जो एक्स होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट जिंक उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो मेटल अलग, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टेंडेंसी भी अलग है। जो हमारा 4 जो पॉइंट है वो है प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ना, इसमें भी भाई आगे चल के चीजों को बात करनी है। जो प्रेशर होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस इलेक्ट्रोड पे वैलिड होता है। जब हम लोग शी पढ़ेंगे इसको देख लेंगे, जब हमारे पास सपोज हाइड्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने की कोशिश करेंगे, प्लैटिनम को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को सॉरी इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम लोग वहां पर यूज करेंगे, उस केस में हम लोग प्रेशर का भी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस ये 3 पॉइंट को जो मेन जो था वो समझना था। इसके अलावा ये जो 4 नंबर पॉइंट है प्रेशर, इसको हम लोग थोड़ी आगे चल के देखेंगे। तो ये चारों पॉइंट को लिख लो एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो देखो अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। क्लियर है। तो सबसे पहला जो है वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का छूटना, है ना। अब जरूरी थोड़ी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हमेशा छूटे। इन द केस ऑफ जिंक हम लोग देखे थे कि जिंक में क्या हुआ था, Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या हो सकता है, 3 में ना टूट सकता है। क्लियर बात, इसका वैलेंसी 3 ना होता है। क्लियर बात, फॉर एग्जांपल सोडियम रहता तो उसका 1 ना Na+ ना बनता। तो जरूरी थोड़ी है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन टूटे, 3 भी टूट सकता है, 4 भी, 1 भी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किया, जनरलाइज केस में लिख दिया कि n इलेक्ट्रॉन छूटा, n इलेक्ट्रॉन छूटा तो Mn+ जनरेट हो गया। समझ में आ गया। M एक हमारा एक मेटल था, उसमें से n इलेक्ट्रॉन छूट गया तो हमारा क्या बन गया, Mn+। ठीक है, अब सोच के देखो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बात है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईओपी भी बोल सकते हैं, बट ईओपी की जगह इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो M से Mn+ में ना टूट रहा है, मतलब यहां पर क्या हुआ है, ऑब्वियस बात यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है ना। तो ना ही हम लोग ईओपी के जगह हम लोग ये चीज लिख दिए कि M से M+ में टूट रहा है, सॉरी Mn+ होगा यहां पर Mn+ होगा। क्लियर बात। अब देखो क्या हो रहा है कि M से Mn+ में टूट रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर बात है ना। यही चीज को अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेंगे तो कुछ नहीं, E0 M से Mn+। क्लियर बात। दूसरा इसी का केस आता है रिडक्शन का। जैसे कि मेटल 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकते हैं, वैसे ही मेटल 1 2 3 4 कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले भी तो सकते हैं ना। तो यहां पर हम लोग जनरलाइज केस कर दिए कि Xn+, ठीक है ना, मतलब कि हमारे N+ का डिफिशियंसी था, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कम थे उसके पास। क्लियर है, n थे कम, तो वो n इलेक्ट्रॉन को लिया, कोई एक x हमारा मेटल था, वो n इलेक्ट्रॉन को लिया और x में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन का लेना कोई तो रिडक्शन बोलते हैं ना, इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं ना। तो इसीलिए यहां पर लिख दिया हम लोग Xn+, यहां पर हम लोग लिख दिए x। तो E
ऑफ रिडक्शन। क्लियर बात है ना, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर बात। स्टैंडर्ड कंडीशन के केस में नॉट लगा दो बस, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड, क्लियर है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, इसी को हम लोग SRP बोलते हैं और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग SOP बोलते हैं। तो इसको भी लिख लो, ये रिप्रेजेंटेशन था जो कि काम आएगा, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आगे चल के EMF में भी देखेंगे, तो इसको एक बार लिख लो। चलो अब ये नोट पॉइंट है, तो बस अब ऑलमोस्ट लेक्चर ओवर ही होने वाला है। नंबर 1 पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ये माइनस ऑफ होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, इसको बिल्कुल याद है। क्लियर है ना, अगर सपोज किसी का हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं और वो x है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, उसका होगा -x। क्लियर बात है, बस एक माइनस लगा दो, तो इसको ध्यान रख लेना। अच्छा, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन के केस में क्या होगा, बस यहीं पे नॉट नॉट लगा दो, बाकी माइनस का खेल तो वही रहेगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर नॉट नॉट हम लोग बस लगा दिए और कुछ नहीं। यहाँ पर फिर हम लोग लिखे कि इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉट को हटा दो, यहीं पे स्टैंडर्ड का कंडीशन दे दो, नॉट को बस हटा दिए, यहाँ पर S लिख दिए, यहाँ पर नॉट को हटा दिए, यहाँ पर भी S लिख दिए, तो यहाँ पर क्या है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस माइनस लगा दो, बात बन जाएगा। तो क्या हो गया ना कि भयानक मार उर हो गया, ठीक है ना, कैसे मार हो गया हम बताते हैं। देखो क्या हुआ ना कि एक हमारा एक A नाम का बंदा था, एक B नाम का बंदा था, तो क्या हो गया कि हम ना मान लेते कि देखे कि जिंक से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, मस्त ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या हुआ कि एक A नाम का बंदा था, उस A नाम के बंदे से हमने पूछा कि भाई एक काम करो कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो, तो जब उस 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है तो वो बोला कि एक काम करते हैं ना, प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है ना, अभी वैल्यू पे नहीं जाते, बस अभी ऐसे देखो कि ये बोला उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस 0.76 वोल्ट। अच्छा, बी से पूछे तो बी बोला -0.76 वोल्ट। क्लियर है? अच्छा, एक ही चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग लोग अलग अलग बताने लगे, तो क्या हो गया, दोनों में मार हो गया, पूरा झोटा झोटी हो गया। तो फिर जैसे एक आईसीसी होता है ना, आईसीसी क्या करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये क्या करता है कि कभी भी क्रिकेट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करता है। तो वैसे केमिस्ट्री में कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो IUPAC नाम का एक चीज है, एक संस्था है जो कि पूरा केमिस्ट्री का भार को संभालता है। तुम पिक्चर में IUPAC आ गया, ठीक है ना, कि पूरा मार हो गया भाई, क्या सीन है क्या नहीं है। तो IUPAC देखे कि अच्छा, IUPAC को समझ में आया कि देखो यहाँ मार करने का कोई मतलब नहीं था, ये जो A नाम का बंदा था ना, वो एक्चुअली में क्या किया होगा, E ऑफ, अगर ये सपोज स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछा गया था क्वेश्चन, क्लियर है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो ये जो है ना A बंदा, ये एक्चुअली में बताया होगा Zn से Zn2+ का वैल्यू, ये मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ी देर पहले ही बताए थे। और ये जो बी बंदा था ना, एक्चुअली में ये रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया जिंक का। क्लियर बात है? ए जो था इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया कि क्या किस पोटेंशियल से वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये बताया। अच्छा, बी जो था वो बता दिया कि किस पोटेंशियल से वो रिड्यूस हो सकता है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया बी, और ए बता दिया उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो समझ में आ गया कि अगर कभी भी कोई भी आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल लेना है या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ना कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है और एसओपी लेना है, ठीक है ना। मतलब अपने को क्या करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेना है, बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लेना है। तो बताओ कौन सही? एक्चुअल में दोनों सही, बट IUPAC के रूल के हिसाब से कौन सही? बी सही, ए गलत। क्लियर बात है ना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, हम लोग ध्यान टाइप से इसको यूज करेंगे एंड वहां पर हम बोलेंगे भी याद करो वो दिन, तो याद कर लेना इस दिन। क्लियर है? तो चलो इसको भी लिख लो, ये नोट पॉइंट में डालो, पहला और दूसरा को लिख लो। तो चलो अब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस का टाइम आ चुका है,
तो ये 2 क्वेश्चन हम क्लास में कराएंगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, तो देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस से Zn, क्लियर है। अगर मान लेते ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देकर सिंपली दे देता कि E नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, तो दिक्कत हो जाता? नहीं दिक्कत होता यार, यही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करें, तो 3 2 पॉज कर लेना है ना, 3 2 1, तो चलो मिला लेना आंसर। जस्ट पढ़े, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि ERP इज इक्वल टू E मतलब माइनस ऑफ EOP, बात ही खत्म यार। ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था ना, इसी के आगे माइनस लगा दो, यही हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस 0.76 वोल्ट के आगे माइनस लगा दो, ठीक है, प्लस 0.76 वोल्ट हो गया ना, तो यही आंसर है, क्लियर है। इसमें प्रॉपर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है इसका, ये आएगा तो MCQ में आएगा, चुपचाप से इसी का माइनस लगा दो आगे, वही आंसर हो जाएगा, क्लियर बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2, which of the following has the highest tendency to get reduced, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि which of the following has the highest tendency to get reduced। ऑप्शन ए है जिंक 2 प्लस से जिंक दिया हुआ माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। बी दिया हुआ है हमारे पास Cu 2 प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट, Ag प्लस से Ag प्लस 0.80 वोल्ट, और डी दिया हुआ Na प्लस से Na माइनस 2.71 वोल्ट। तो इस चारों में से आपको क्या लगता है, 1 मिनट के लिए आप लोग सोचे पॉज करके, एंड उसके बाद फिर मेरे को आंसर बताए, और हम फिर आप लोग को आंसर बताते हैं। तो जल्दी से कर लो एक बार। चलो अब हम बताते हैं, देखो बिल्कुल ही ध्यान से, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब भी थोड़ा सा आ जाए ना कि थोड़ा सा टफ टाइप सा क्वेश्चन लगने लगे, तो ये टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग चक्षु अक्षु खोल के रखना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। देखो ऑप्शन नंबर 1 है कि जिंक 2 प्लस से जिंक, अच्छा जी, मतलब यहाँ पर सबका रिडक्शन ही दिया हुआ ना, रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ कि किसका टेंडेंसी ज्यादा रिड्यूस होने का, तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ए का जो Zn2 प्लस से Zn जो दिया हुआ है वो है माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस में उसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि ऑब्वियस सा बात है कि वो रिड्यूस नहीं होना चाहता है। सोच के देखो, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जैसे कि Ag प्लस से Ag, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना इसका प्लस 0.80 वोल्ट, मतलब कि ये रिड्यूस होना चाहता है। बट क्या ये रिड्यूस होना चाहता है? नहीं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आ गया मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसीलिए वो चीज निगेटिव में आ गया, क्लियर बात है। तो इसमें से क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग विल रिड्यूस फर्स्ट, और किसका टेंडेंसी भयानक होगा, तो इसका भयानक तो टेंडेंसी नहीं है भाई रिड्यूस होने का, ठीक है ना, क्योंकि इसका माइनस में है, तो इसका तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखो कि Cu 2 प्लस से Cu, अच्छा प्लस में है, मतलब कि हाँ ये रिड्यूस होना चाहता है, प्लस में मतलब कि ये रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है, तो एक तो हमारा ये ऑप्शन भी हो सकता है। अच्छा सी में क्या है, अच्छा प्लस में ही दिया हुआ है, मतलब ये भी रिड्यूस होना चाहता है, तो चलो ये दोनों तो अपना आंसर हो सकता है। डी क्या आंसर होगा भाई, सोडियम भयानक ऑक्सीडाइज करता है खुद को, और यहाँ पर रिड्यूसिंग में उसको दिए हुए, देखो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना, तभी ना Na में कन्वर्ट हुआ है, Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तभी ना Na में कन्वर्ट होगा। ये दिया हुआ माइनस 2.71 वोल्ट, मतलब सोच के देखो ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होना चाहता है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इस वैल्यू से अपने को पता चला कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन तो ना होगा भाई, तो बी और सी में ऑप्शन होगा। तो हम लोग अब देखेंगे कि दोनों में प्लस प्लस था, किसका प्लस बड़ा है, सी का प्लस बड़ा है, मतलब ये ज्यादा खुद को रिड्यूस करना चाहता है, इसलिए which among the following has the highest tendency to get reduced is Ag प्लस से Ag। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चंस एंड ऑल सब चीज क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हम कुछ होमवर्क देते हैं, एंड होमवर्क हम सोच रहे हैं कि आप लोग को पीडीएफ या कुछ अपलोड कर दे आपका डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, क्लियर है, तो आप लोग इस पर एक बार उसको सॉल्व करके आओ। और मैं ये सब आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि काफी लोग हैं जो कि आंसर मेरे को बता रहे हैं, काफी लोग हैं जो सॉल्व करके पूछ रहे हैं कि क्या ये सर सही है, क्या ये गलत है, समझ में आ गया, तो आप लोग भी सारे लोग वो चीज करें, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल के ऊपर बढ़ेंगे एंड चीजों को और अच्छे से देखेंगे।
इसके बाद हमारा फिर नस्ट इक्वेशन रहेगा, ठीक है ना। हम लोग फिर आपका पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, क्या नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और हर दिन एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मेलिटी खत्म करते हैं एंड जाओ आराम से जाके पढ़ो। चलो बाय बाय।